हाय फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनआरआईज को लेकर। देखो, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या आप हर साल इंडिया में आईटीआर फाइल कर देते हैं बिना ये चेक करे कि आपके ऊपर कौन सा टैक्स स्लैब अप्लाई होने वाला है, आपको रिबेट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा या नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर हाँ तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना क्या होता है, एक छोटी सी जो मिस्टेक होती है ना वो आपको अननेसेसरी टैक्स भरवा सकती है। देखो क्या होता है, यहाँ बहुत सारे जो एनआरआईज होते हैं ना वो उनको ऐसा लगता है कि आईटीआर फाइलिंग करना ना वो सबके लिए सेम होता है, राइट। इनकम डालो, टैक्स कैलकुलेट करो और रिटर्न फाइल कर दो, जो भी बेनिफिट है वो भी हमको सेम मिल जाएंगे, राइट। लेकिन ना रियलिटी में एनआरआई टैक्सेशन ना काफी अलग होती है, और इसी वजह से क्या होता है ना कि जो कई लोग होते हैं ना, या तो वो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर देते हैं या फिर क्या होता है, या फिर बाद में उनको नोटिस और कंप्लायंस इश्यूज अकॉर्डिंगली फेस करना पड़ जाता है, राइट। सबसे पहले ना हमको ये समझने की जरूरत है कि एनआरआई का स्टेटस हमें कैसे डिसाइड होता है। बहुत लोग पासपोर्ट या फिर वीजा स्टेटस देखकर खुद को एनआरआई मान लेते हैं, राइट। लेकिन ना इनकम टैक्स एक्ट की हम बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ना रेसिडेंशियल स्टेटस आपके इंडिया में स्टे पीरियड के बेसिस पर डिटरमाइन होता है। सो फ्रेंड, इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले ना सबसे पहला क्या स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले ये स्टेप होना चाहिए कि अपना रेसिडेंशियल स्टेटस जरूर वेरीफाई करो, और अगर यही गलत हो गया ना तो पूरी रिटर्न अकॉर्डिंगली आपकी गलत हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टैक्स स्लैब्स की। एनआरआई टैक्स पेयर्स को भी एप्लीकेबल टैक्स स्लैब से के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। लेकिन यहाँ लोग अक्सर ना एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, वो ये एज्यूम क्या कर लेते हैं कि जो बेनिफिट होता है ना, जो बेनिफिट्स है वो जो रेसिडेंट टैक्स पेयर्स को मिल रहा है ना वही उनको भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यही से ना इसी पॉइंट से प्रॉब्लम शुरू होती है, राइट। क्योंकि हम बात करने वाले हैं सेक्शन 87A की, जो कि है रिबेट। देखो, सोशल मीडिया और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलती रहती है ना, इसकी वजह से ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकम एक सर्टेन लिमिट के अंदर है तो रिबेट मुझे अकॉर्डिंगली मिल ही जाएगी। लेकिन ना फ्रेंड्स, एनआरआई जो टैक्स पेयर्स के केस में ना रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं ना। इसलिए ना फ्रेंड्स, अपने कभी भी ब्लाइंडली रिबेट क्लेम करना फ्यूचर में मिसमैच और स्क्रूटनी का कारण रीजन बन सकता है। तो हमको समझना बहुत जरूरी है कि अब हम समझते हैं कि सरचार्ज आखिर में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है ना वो हायर लेवल पर पहुंच जाती है, राइट। टैक्स के ऊपर जो है ना, टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स जैसा एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, सरचार्ज, राइट। कई एनआरआईज ना टैक्स स्लैब को चेक तो कर लेते हैं, लेकिन वो सरचार्ज की कैलकुलेशन को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और जब क्या होता है, जब फाइनल कंपटीशन आती है ना, तब उनको पता चलता है कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो है ना वो एक्सपेक्टेड अमाउंट से काफी ज्यादा है। सीरियसली ऐसा होता है। और यहीं पर ना आता है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। नाम थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आपको मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं ना, गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती होती है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि इनकम थोड़ी सी इंक्रीज होने की वजह से टैक्स बेनिफिट जो टैक्स बर्डन है वो डिसएप्रोप्रिएट तरीके से बढ़ ना जाए, राइट। इसी पर्पस के लिए ना गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट प्रोविजन दिया गया है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ना इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं होता। अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या होता है, या तो उनकी कैलकुलेशन गलत होती है, या फिर वो अवेलेबल जो रिलीफ है ना वो उनसे मिस हो जाती है, राइट। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। देखो, आईटीआर जब भी आप फाइल करो ना, आईटीआर फाइल करने से पहले 5 चेक्स को जरूर चेक कीजिए। नंबर 1, अपना रेसिडेंशियल स्टेटस को जरूर कंफर्म कीजिए। नंबर 2, एआईएस और फॉर्म 26 को प्रॉपर्ली आप उसको रिकंसाइल कीजिए। नंबर 3, हमको क्या चेक करना है कि अपनी इनकम के अकॉर्डिंग करेक्ट जो भी आपकी टैक्स रिजीम है और जो स्लैब वेरीफाई उसको जरूर कीजिए। और नंबर 4 है कि
नंबर 4 होता है कि सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी को भी आप जरूर चेक कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ना मार्जिनल रिलीफ के इम्पैक्ट को भी समझिए, जैसे हम ऊपर से समझते हम लोग ऊपर भी समझे इस कॉन्सेप्ट को लेकर। और एक और इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है ना, कि बहुत सारे जो एनालाइज होते हैं ना फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम को मिक्स करके अकॉर्डिंगली वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसलिए ना फ्रेंड्स, इनकम सोर्स वाइज एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सपोज आप सैलरी अर्न कर रहे हैं और आपकी सपोज की रेंटल इनकम है और सपोज की कैपिटल गेन्स है या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम है ना, तो फ्रेंड्स हर जो भी सोर्स है ना इनकम सोर्स को सेपरेटली इवेल्युएट करिए, क्योंकि आज के डिजिटल एरा में ना आईटीआर फाइल करना मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। मुश्किल पता है क्या है, मुश्किल है कि सही इंफॉर्मेशन के साथ आईटीआर को फाइल करना। और जब बात एनआरआई टैक्सेशन की होती है ना, तो एजम्पशन सबसे बड़ी एनिमी बन जाती है, राइट। इसलिए ना फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करने की जल्दबाजी मत करिए। पहले अपना रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कीजिए, फिर उसको स्लैब चेक कीजिए, फिर रिबेट की चेक कीजिए, फिर सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ भी जरूर समझिए और उसके बाद ही रिटर्न सबमिट करिए, राइट। देखो, हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा हमको 15-20 मिनट जो लगते हैं ना, वो आपके हजारों लाखों रुपए बचा दे और अननेसेसरी नोटिस ही बचा दे। सो फ्रेंड्स, एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आप एनआरआई है या फिर आपके फैमिली में कोई एनआरआई है तो इस वीडियो को जरूर सेव कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।